इनिशियली कोई भी घर से स्टार्ट कर सकता है ये बिजनेस? मैं हो सकता है अपना बिजनेस लूज कर दूं। तो सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा कौन सा सेक्रीफाइस है जो लोगों को दिखता नहीं पर होता है, डेली हो रहा है, लोग कर? सर सक्सेसफुल होने के बाद एक तो सक्सेस की डेफिनेशन लोगों की सबकी अलग अलग होती है। या एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, तो क्या ऐसा माइंडसेट रखना सही है? सर एंटरप्रेन्योरशिप आप तब कर सकते हो जब यू हैव सम। तो वैसे एंटरप्रेन्योर लोग बनना क्यों चाहते हैं? क्या मेनली होता है लोगों का पर्पस जनरली तो आजकल? जितने लोगों से मैंने बात की है या जितना मैंने समझा है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को। तो मान लो एक 20 ईयर पर्सन है, मान लो आप ही जब आप 20 साल के थे, तो अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो एडवाइस लोग अभी ले सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते? आई वुड एडवाइस माई 20-year-old सेल्फ कि ओके, तो सबसे लोनली मोमेंट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में? तो बहुत लोग डिसीजन, जैसे जॉब में होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है, और वो सोचते रहते हैं और घुटते रहते हैं जॉब में ही, वो छोड़ते नहीं हैं सेफ्टी की वजह से। तो क्या स्टेप हो सकता है कि दोनों काम हो जाए, मतलब जॉब भी हो, कुछ टाइम करें, फिर अपना स्टार्ट कर पाए एटलीस्ट? तो जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप। और जो लोग ये बड़े बड़े सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और कई साल अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्या इस तरह का पाथ चूज करना सही है, या 1-2 साल में ना हो तो अपना हटो, निकलो, कुछ अपना शुरू करो? सर सबकी एस्पिरेशंस अलग होती हैं, सबकी। अच्छा, मान लो किसी ने इसमें स्टार्ट भी कर लिया, तो सबसे महंगा मिस्टेक क्या कर सकता है? बहुत सारे पैसे जल जाएंगे उसमें, और इसमें लेट पेमेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स लेट पेमेंट करते हैं। अच्छा, तो मान लो ऑर्डर मिली, तो एडवांस पेमेंट पहले लेना सही रहता है, सेफ रहता है, या फिर प्रोसेस? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा खराब, मतलब बहुत ही बेकार गिफ्ट जो होता है, जो आजकल कंपनीज देती है, जो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए, कौन से हैं? सर मैं किसी। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग कितना हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने? सर पर्सनल ब्रांडिंग जो एम्प्लॉयज, फाउंडर की जो स्ट्रगल्स हैं, वो क्या समझ सकते हैं? वो तो सोचते हैं कि मालिक अपना बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, हमें इतना सा दे रहा है, पीनट्स, और बस। सर जहाँ ये बात आती है तो। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मेन? अच्छा, फैमिली को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा वो होता है, तो आपको ये फेस करना पड़ा था या स्मूथली हो गया? मेरा पॉडकास्ट देखे और अभी स्टार्ट करे, तो पहले 90 दिन का क्या होना चाहिए स्टेप्स? 3 महीने में इतना तो हो जाना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने में आपको। ओके। आसान प्रोडक्ट्स कौन से होंगे जो बिगनर स्टार्ट कर सकता है? आई वुड रेकमेंड। और मार्जिन सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट में आएगा? मार्जिन। और क्लाइंट लेने के लिए सबसे बेहतर मार्केटिंग चैनल हो, या फिर जैसे रील्स बना के लोग क्लाइंट्स लेते हैं, या लिंक्डइन है प्लेटफॉर्म बढ़िया, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड आउटरीच, इन दोनों में इफेक्टिव ज्यादा क्या है, हेक्टिक ज्यादा क्या है? कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड आउटरीच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट आउटरीच इन टर्म्स ऑफ ईमेल्स, और वो कह रहे हैं DM, yes. अच्छा, सप्लायर, बढ़िया सप्लायर कैसे खोज सकते हैं जो रिलायबल हो? अगर मान लो बल्क ऑर्डर आ गया, तो ऑपरेशंस कैसे मैनेज होते हैं, जो लोग पहले से उनको आइडिया रहेगा कि ऐसे तो होना है? सो ऑपरेशंस में देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स। ओके, और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी चाहिए, रिसर्च वगैरह कि राइट प्राइसिंग करें, सब मैनेज हो जाए? प्राइसिंग के लिए यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड अ फॉर्मूला कि। तो इस इंडस्ट्री में लगभग एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली? और जो डिस्काउंट मांगने वाले होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं? डिस्काउंट का कुछ ऑफर वगैरह अलग से आपका रहता है उसमें? सर रखना चाहिए, कोई बेनिफिट मिलता है इससे सेल्स में? बेसिकली जब बहुत लोग कंटेंट बनाने में फोकस करते हैं और उसमें फंस के रह जाते हैं, कंटेंट बना, पहला सोलो फाउंडर है मान लो, अभी स्टार्ट किया है, तो कैसे मैनेज करे कंटेंट भी और बाकी? यू शुड फर्स्ट गो फॉर। और उसके बाद जैसे सोलो फाउंडर है, अब उसको पहला एम्प्लॉय हायर करना है, तो किस डोमेन में होना चाहिए जो ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मैक्सिमम हेल्प? अगेन इट डिपेंड्स आपका जो फाउंडर का। अच्छा, कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज किया जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है? स्ट्रेटजी आई वुड से इन सेल्स, जो मैक्सिमम सेल्स आ रहे हैं उससे। ओके, सेल्स के लिए अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, और आज हमारे साथ है इमेज क्रिएशन के फाउंडर पारुल राठौर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के बारे में, तो ये जानते हैं इनसे बिजनेस कैसे चलाते हैं गिफ्टिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पारुल जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम गुड, आप कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया।
तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रो से। हाँ, आपका बिजनेस किस बारे में है थोड़ा सा बता दीजिए। Sure. So I am Parul Rathore, the founder of Imagi Creation. We are majorly into corporate gifting. हम corporate gifting में deal करते हैं, and we are partners for companies and industries. So हम दो तरह के segments में काम करते हैं, industries के साथ और companies के साथ, corporates and industries. We are majorly established in भिवाड़ी. हमारा corporate office भिवाड़ी में है, and we are expanding pan India. अभी हमारा काम भिवाड़ी और दिल्ली एनसीआर में मेजरली चलता है, एंड दोनों तरह की गिफ्टिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, एंड उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे सर. सो दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस एंड मी. तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया था आपने? इट वाज 2024 व्हेन वी स्टार्टेड. उससे पहले आई वाज इनटू टीचिंग, सो आई हैड अ करियर ऑफ अराउंड 10 years. 10 साल मैंने टीचिंग में काम किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ही करना है? सर एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं मेरे ब्लड में थी, बिकॉज मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे फादर है, सभी बिजनेस लाइन से आते. दे बिलोंग फ्रॉम, आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. सो वो कहीं ना कहीं तो वो स्पार्क तो था ही. बट व्हाइल आई वाज डूइंग टीचिंग आई आल्सो रियलाइज्ड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं. एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है. दैट इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. जहाँ तक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात है, आई फाउंड रिलेशनशिप बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट भी था, और मैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर भी करना चाहती थी. तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से अच्छा फील्ड मुझे नहीं मिल सकता था, बिकॉज रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ही कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की नींव है. सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ आई स्टार्टेड, how the thought came to me. ओके, और जब पहली क्लाइंट लेने की बात आई तो क्या प्रोसेस रहा उस वक्त? सर इनिशियली आई फील कि आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जितने लोग आपके जानकार हैं, उन्हीं के थ्रू आप इनिशियल मार्केट में एंटर करते हो. अगेन देयर वर चैलेंजेस दैट आई फेस्ड. सो जैसे आप मार्केट में एंटर करते हो, एक तो बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर वाज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना इज द फर्स्ट थिंग. Right? So when you enter into a business, I believe जो आपका already known circle है, उससे आपको एक jump मिलता है. Right? So to be very honest, I triggered and I wanted to talk to my my known people first. मैंने पहले उनसे बात की, उसके थ्रू मैंने connections बनाए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे अपना फर्स्ट बिजनेस मिला, जिसमें प्रूव करके मैं आगे बढ़ पाई. और शायद अगर वो एक चांस मुझे नहीं मिलता तो आज मैं कुछ और कर रही हूँ, एंड इमेजिन क्रिएशन वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड. और अब तक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? बड़ा चैलेंज डिसीजन मेकिंग रहता है, जब आपको अकेले डिसाइड करना होता है आपकी कंपनी के लिए क्या सही है, और आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए क्या सही है. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू एवर फेस. ओके, और मान लो इमेज क्रिएशन आप स्टार्ट नहीं करते तो कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? सर मैं टीचिंग में ज़रूर होती, बट एज आई टोल्ड यू एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑलवेज इन माय ब्लड. आई वुड हैव रादर स्टार्टेड एन एडटेक, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एडटेक. सो कहीं ना कहीं मेरा वो एक फील्ड रह सकता था. और अभी भी मेरा है कि इमेजिन क्रिएशन के बाद वंस इट्स अ सक्सेस आई माइट again go into education. उससे मैं पूरी तरह से कटी नहीं हूँ. I'm already in touch with that field too. So वो एक अलग ऑप्शन है जो कि मैं शायद परस्यू करती. ओके, और फाउंडर बनने के बाद क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा जो बदलाव आया सबसे, वो कौन सा आया? सर आई थिंक मुझ में एक पेशेंस नाम की चीज होती है, वो काफी अच्छे से डेवलप हुई है एंटरप्रेन्योरशिप में आने के बाद. Although I was patient earlier also, but जब आपके पास challenges आते हैं, जब आपको एम्प्लॉय से डील करना पड़ता है, क्लाइंट से डील करना पड़ता है, जब आपको अपने वेंडर से डील करना पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आप डम्पस्टक रह जाते हो कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट. अब पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. सो इन ऑल दोस सिचुएशंस यू नीड टू बी पेशेंट. तो क्या कभी ऐसा लगा कि छोड़ो यार कुछ और ही करते हैं, ऐसा लगता है? डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको
कई बार लगता है कि पता नहीं मैं आगे क्या करूं, मैं कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, बट एक मन में जज्बा था ना कि नहीं मुझे करना है, कोई चैलेंज आएगा तो उसका सोल्यूशन जरूर मिलता है, यहाँ से नहीं तो वहां से। आप अगर इधर उधर हाथ पैर मारोगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के फिट हो ही जाता है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरह ना लेके रादर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को आई वुड से एक कस्टम की तरह लेके लोग गलती करते हैं कि ये तो करना है, ये तो एक नॉर्म है, ये तो करना जरूरी है। रादर इफ यू टेक इट एज एन अप्रिसिएशन फॉर योर एम्प्लॉय, या फिर क्लाइंट के साथ आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरह अगर उसको देखते हो तो फिर ऑब्वियसली इट वुड हेल्प। तो एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसको नॉर्म की तरह आप लेके चलते हो कि ये तो इसलिए करना है क्योंकि दुनिया करती है, तो इसलिए करना है क्योंकि ये तो नॉर्म है। Rather it can be used as a tool. तो जैसे गिफ्ट दिया जाता है कॉर्पोरेट में, तो एक नॉर्मल गिफ्ट भी होता है, एक स्पेशल गिफ्ट भी होता है। तो इफेक्टिव गिफ्ट जो होना चाहिए जिससे बढ़िया रिलेशन बने, या तो क्लाइंट से नहीं तो एम्प्लॉय से, तो क्या उसमें ध्यान में रखना चाहिए? सर इसमें दो तरह की चीजें होती है, एम्प्लॉय गिफ्टिंग एंड क्लाइंट गिफ्टिंग। दोनों का पर्पस अलग होता है। हमको गिफ्टिंग के पीछे का पर्पस समझना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय को आप क्यों गिफ्ट करते हो? उनको अप्रिशिएट करने के लिए, टू मेक देम फील वेलकम टू योर कंपनी। क्लाइंट से आप रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए गिफ्टिंग करते हो। सो एम्प्लॉय गिफ्टिंग एंड क्लाइंट गिफ्टिंग आर टू डिफरेंट वर्टिकल्स। सो वो दोनों चीजें पहली बात तो अलग अलग होती हैं। दूसरा, एम्प्लॉय गिफ्टिंग और क्लाइंट गिफ्टिंग में जो मेजर चीज होती है वो इट शुड बी यूजफुल टू योर एम्प्लॉय और योर क्लाइंट। उसका यूज केस क्या है वो समझना और उसको पर्सनलाइज कस्टमाइज उनके अकॉर्डिंग करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज्यादा कौन से किस टाइप के गिफ्ट ऑर्डर किए जाते हैं कंपनीज के थ्रू? सब मेजरली कुछ कंपनीज होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेट गिफ्ट सेट्स लेते हैं। देयर आर कंपनीज हु वांट I will tell you about one company which is into sustainable gifting. So they wanted a diary and they wanted 1100 pieces of diaries. It was a recent order that we got. Okay. And उनको चाहिए था कुछ sustainable. So we curated handmade paper and उससे हम लोगों ने डायरीज बनवाए, उसकी कवर्स बनवाए, उस पे प्रिंटिंग बहुत सटल तरह की हुई कंपनी की इमेज के अकॉर्डिंग, कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग, एंड उसको हमने क्लोथ बैग में, लिनन क्लोथ बैग में डाल के उनको दिया। सो दैट इज हाउ इट अलाइंस विद द इमेज ऑफ द कंपनी, विद द कल्चर ऑफ द कंपनी। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू डू अ कॉर्पोरेट। तो क्या जेन्युइनली ये रिलेशनशिप इंप्रूव करती है कंपनीज के थ्रू क्लाइंट से? टेक इट और हाउ द क्लाइंट टेक्स इट, राइट? सपोज आज मैं आपके पास आती हूँ, यू आर माई क्लाइंट एंड आई गिव यू एनी रैंडम थिंग, ठीक है, जो आपके यूज की नहीं है, इट वोंट मेक एनी सेंस। वीजा वी इफ आई गिव यू समथिंग, अगर मैं आपको कुछ देती हूँ वो आपके यूज केस की है, उस पर मेरी कंपनी की ब्रांडिंग है, तो आप जितनी बार उसको यूज करोगे आप मेरी कंपनी का नाम देखोगे एंड यू विल बी थैंकफुल टू मी, टू दी कंपनी। एंड वो नाम जब बार बार आपके दिमाग में आता है, बार बार आप उसको देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस में वो नाम फिट हो जाता है। सो हेंस इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप वो कंपनी को हमेशा याद रखेंगे। अब अगर मुझे है कि मुझे पॉडकास्ट करना है, मैं आपको याद रखूंगी कि सर की एक कंपनी है व्हिच इज नेम्ड दिस दिस दिस, और अगर मुझे पॉडकास्ट करना है तो मुझे किसे याद करना है वो आई विल नो, राइट। तो वैसे तो बहुत सारे गिफ्टिंग मतलब गिफ्ट तो मिलते ही रहते होंगे क्लाइंट्स को, तो कैसे ऐसा गिफ्ट किया जाए कि उनको हमेशा वो ध्यान में रहे कि बढ़िया है कुछ, ब्रांड रिकॉल, ब्रांड रिकॉल ज़्यादा हो? सर अपने क्लाइंट को समझना बहुत जरूरी है, अपने एम्प्लॉयज को समझना बहुत जरूरी है, और अपने कंपनी के कल्चर को समझना बहुत जरूरी है, एंड द अदर कंपनीज कल्चर भी। तो जब इन सब चीजों को हम इंटीग्रेट करके ऐसी चीज सोचते हैं जो कि क्लाइंट या एम्प्लॉय जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हैं उसके यूज केस की भी हो और उसको अच्छा भी लगे, इट नीड नॉट बी एक्सपेंसिव, इट शुड बी यूजफुल रादर।
सो अगेन यूज केस हो उसका, पहली चीज। दूसरी चीज, पर्सनलाइजेशन वर्क्स वेरी वेल। सो अगर उस पे सपोज जिसको आप दे रहे हो उसका नेम इनग्रेव्ड है या फिर लेजर प्रिंट हुआ है, सो दे विल फील लाइक इट हैज बीन पर्सनलाइज्ड फॉर मी, ये मेरे लिए गिफ्ट है। कंपनी के थ्रू ऑर्डर हुआ है आपके कंपनी। सो देयर इज दिस स्टोन जिसे कहते हैं स्टोन ऑफ लक, इट इज कॉल्ड पायराइट। सो उस स्टोन पे एक छोटा सा फिगर बना हुआ, so that is something that a company had ordered, and that was really a very good thing to gift, because लोगों को उसकी value पता है और लोगों को लगता है that we are getting something that is useful for us. Also उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता इससे हमारा कुछ फायदा हो जाए या whatever it is exciting for them. It is a new thing for them which is not there in the market very much. Okay, तो client definitely. So there are multiple options that you can follow. Number one, connections बनाना बहुत जरूरी है। जो आपके already existing connections हैं उनसे आपको हमेशा टच में रहना और relationships maintain करना important है। Number two comes cold reach out. So LinkedIn पे there are a lot of companies that are there, right? So LinkedIn is a B2B platform that can be used. B2B बिजनेस में अगर आप हैं तो आप LinkedIn को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। You can get contacts from there, you can get email IDs from there, you can build connections and build relationships with people जो कि आपको भी काम आए और जिनका आप भी हेल्प कर सको। So LinkedIn is a very very good platform for that. When it comes to social media, LinkedIn, Instagram is a B2C segment that that is for people जो B2C cater करते हैं, जिनकी audience बहुत wide है। When it comes to B2B, I think LinkedIn is the thing where you can build a lot of connections. Apart from that, मेरे को जो बहुत help हुआ वो था exhibitions में जब आप contact बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका face देखा है, क्योंकि उन्होंने आपसे बात की है, so it is very fresh in their mind always, क्योंकि उन्होंने आपको देख के आपसे बात की है। वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, वो आपसे रिलेशनशिप बना रहे हैं। So that is another thing that can be done and it really helps. तो अभी 2026 अगर किसी को चाहिए नए एंटरप्रेन्योर्स को इस डोमेन में, तो क्या किया जा सकता है? सर क्योंकि डिजिटल मार्केट हमारा बहुत बढ़ रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन वे through which you can build that relationship and you can get clients. Another thing, as I mentioned, exhibitions अगर आप attend करेंगे, that will give you a very good exposure. हो सकता है आपको आपके vendors भी मिल जाएं, हो सकता है आपको आपके clients भी मिल जाएं, और आपको relationship दोनों से ही maintain करना है। So it is always better कि आप face to face और आमने सामने उन लोगों से बात करें और connection बनाएं, so it's always better. तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, बट ऑफलाइन लोगों से मिलना, बातचीत करना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसे किसी को स्टार्ट करना है तो एकदम स्टेप 0 से फर्स्ट 5 स्टेप या फर्स्ट 3 स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब वो तो होना ही चाहिए। सो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके वेंडर्स, आप यू नीड टू डू अ मार्केट रिसर्च, नंबर 1, कि आपके मार्केट में क्या गैप है और आप ऐसी क्या चीज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड वेयर डू यू गेट दैट फ्रॉम, नंबर 1। नंबर 2, आपको मटेरियल लेके रखने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू गेट ऑर्डर्स एंड यू कैन डू वेंडरशिप मैनेजमेंट। You can talk to vendors and do the orders directly initial times में, when you don't want to invest too much and आप exposure चाह रहे हैं, आप pilot project run करना चाह रहे हैं। नंबर 3, रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, क्लाइंट्स ढूंढोगे, उसके आगे सेल्स एंड एवरीथिंग कम्स लेटर ऑन। So these are the 3 steps I would recommend everybody who wants to start a corporate gifting business should keep in mind. ओके, और क्या ये स्टेप हो सकता है कि वेबसाइट बनाए, ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ रजिस्टर कर ले और इंडिया मार्ट से कुछ हेल्प ले, जैसे आउटसोर्स करते हैं? इंडिया मार्ट से जरूर हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि उसका भी मार्केट B2B है। इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज, दे डील इन B2B मार्केट, तो उस पे हेल्प हो सकती है। बट देन अगेन, एज आई सेड, वो जरूरी है, बट साथ में ऑफलाइन प्रेजेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके,
तो वैसे आपके कंपनी में क्या प्रोसीजर्स हैं? आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हो या सारी चीज़ें आउटसोर्स करते हो किसी और सर हम कंपनी से? मेजरली हमने 1.5 साल मार्केट रिसर्च किया है एंड वी हैव वेंडर्स फ्रॉम पैन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही मार्केट से प्रोक्योरमेंट होता है। सो वी आर मेजरली इनटू प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से कहीं कहीं से, जहाँ की स्पेशलिटी जो है, फॉर एग्जांपल आगरा का लेदर इज वेरी फेमस, यू गेट गुड क्वालिटी लेदर देयर। किसी जगह से आप लैंडयार्ड सोर्स कर सकते हो, किसी जगह से आप बॉटल सोर्स कर सकते हो। इट इज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। सो वो कहीं ना कहीं से आपका प्रोक्योरमेंट होके एंड यू कैन डू कैटलॉगिंग। बट हम लोग क्या करते हैं, हम कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केटर करते हैं। सो वी कॉल आवरसेल्व्स कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पार्टनर्स, वी आर नॉट वेंडर्स। सो व्हाई पार्टनर्स? क्योंकि हम कंपनी की नीड को समझ के उनको क्या चाहिए उसके बेसिस पे उनको कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली प्रोवाइड कस्टमाइज सॉल्यूशंस एंड एंड टू एंड प्रोसीजर ऑफ फ्रॉम सोर्सिंग टू एवरीथिंग, डिलीवरी तक हमारा सारा काम रहता है। इट्स ऑल अप टू अस। तो ये बजट ऑफ मतलब बजट, इट इज अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन एंड इट इज गुड टू स्टार्ट विथ। कुछ साल आप वो करके एंड देन यू कैन, क्योंकि सर इतने देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप सभी प्रोडक्ट्स को ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना ही आप उनको खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे ही प्रोसीजर्स फॉलो करना ही पड़ते हैं हर बिजनेस को। ये करना पड़ेगा क्योंकि यू कैन कीप सम ऑफ द इन्वेंटरी एंड सम ऑफ द स्टॉक, बट पूरा स्टॉक और पूरी इन्वेंटरी का सारा प्रोक्योरमेंट करके रखना इज नॉट पॉसिबल। एंड आपको नहीं पता कि इस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है एंड व्हाट वुड दे वांट। आज ट्रेंड कुछ है, कल ट्रेंड कुछ और होगा। तो आई थिंक इट शुड बी डन इन द वे दैट आई मेंशन। तो ओके, कॉर्पोरेट गिफ्ट जो होते हैं उसको याद जो लोग रखते हैं, जैसे किसी ने दे दिया कैलेंडर, किसी ने दे दिया पेन होल्डर, कोई कॉफ़ी मग देता है, कोई बॉटल देता है, नेम इनग्रेव रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा याद रहती है? कौन सा गिफ्ट है कि आदमी उसको तो यूज़ करेगा ही, चाहे वो फाउंडर हो या नॉर्मल कोई पर्सन? सर देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट्स। उसमें मेजर थिंग क्या है कि जो आपके दिल के करीब हो आप उसको सबसे ज़्यादा याद रखें। So anything that has a personalized message or your name engraved on it or something that is useful for you is something that you will remember. So कोई भी चीज जो आपके लिए आपको लगता है कि बहुत काम की चीज है और उसपे कुछ आपके दिल के करीब है, आप फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको डायरीज वाला बता रही थी, हैंडमेड पेपर वाला था, so there was a custom note from the CEO attached in that diary for their employees. अच्छा. So that makes an impact, that clicks to the employee कि भाई देखो CEO ने हमारे लिए मैसेज लिखा है, right? And that builds a connection. You feel family with them. Okay. That is something that can be done. Personalization, customization, all these things. तो एम्प्लॉय को गिफ्ट देने से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ये करना ही चाहिए, इससे कुछ होता है फायदा? Definitely. So when it comes to gifting and employee gifting in particular, उनको फैमिली फील कराने के लिए नंबर 1, नंबर 2 उनको अप्रिशिएट करने के लिए they would feel lot better if you give them something, some token they can keep with themselves. आज आप ये कंपनी छोड़ के दूसरी और कंपनी में चले जाओगे, आपके पास उसकी यादें रह जाती हैं, राइट? If you feel welcomed कि भाई उस कंपनी में मुझे अपनापन दिखा था या नजर आया था या फील हुआ था, you will always have the connection with that company. भी लगा देती और कोई कंपनी सिर्फ अपना ही ब्रांड लोगो लगाती है और जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो बेटर ऑप्शन? Sir, again, the concept of employee and client gifting comes into picture. Employee gifting अगर आप कर रहे हैं तो वो employee specific होगा. For clients also, so sometimes it is like उनका name mentioned हो. कभी अगर आप ऐसा gift client को देना चाह रहे हैं which is useful for them और आप चाहते हैं कि आपका उनको कंपनी का नेम क्लिक करे, बार बार दिखे, फॉर एग्जाम्पल डेस्क असेंशियल है, डेस्क असेंशियल में आपका पेन होल्डर रखा है एंड सपोज यू आर गिफ्टिंग अ बैग एंड अ पेन होल्डर टू द क्लाइंट, तो आप बैग पे में भी उनका नेम कस्टमाइज करा सकते हैं बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर देम, राइट? कंपनी का नेम का बैग लेके कोई नहीं घूमता है, वेयर एज डेस्क असेंशियल जो है उस पर आपकी
कंपनी का नेम लिखा है तो इट विल बी मेमोरेबल फॉर देम आल्सो, तो वो कंपनी का नाम नहीं भूलेंगे, उनको क्लिक करें गिफ्टिंग के हिसाब से। यस सर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, अगेन आई विल कम टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे क्लाइंट आपसे कुछ सर्विस ले रहा है, बोथ ऑफ देम नीड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मेंटेन करने के कुछ ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप हमेशा कांटेक्ट में रहो, या आप बार बार बात करते रहो, या nobody has actually has the time to do that every day or maybe once in a month, क्योंकि आपके 1000 क्लाइंट है, 2000 क्लाइंट है, you cannot talk to them every day or maybe every month, right? So the only way that is left is to gift them something, to send them a gift जहां उनको फील हो कि भाई हम अभी भी कनेक्टेड हैं, एंड इफ इट हैज अ मैसेज उस पे, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड। सो और ये क्लाइंट ट्रस्ट बने रहे, इसके लिए भी कुछ स्पेशल करना पड़ता है? सर बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लाइंट के ट्रस्ट के लिए कर सकते हो, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, अगेन वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप कनेक्टेड रह सकते हो। दैट इज ऑल आई कैन से। इफ यू टॉकिंग अबाउट आवर क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट्स का ट्रस्ट बना रहे, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, आपकी डिलीवरीज टाइमली होनी बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के करिए एंड उसको फुलफिल कीजिए। एंड ट्रस्ट एक या दो बार में या बोलने से नहीं बनता। इफ यू प्रॉमिस देम समथिंग, उससे ट्रस्ट नहीं बनता। इट कम्स थ्रू एक्शंस। सो एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं, कैसे आप उनको उनके मतलब का प्रोडक्ट दे रहे हैं, एंड हाउ यू डूइंग इट एवरी टाइम इज इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंटली करना। ओके, तो जैसे सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योरशिप दिखती है और रियलिटी में कुछ और होती है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कितना डिफरेंस है दोनों? सोशल मीडिया पे सर ग्लोरी दिखती है कि यू नो दिस इज द सक्सेस स्टोरी एंड ये ब्रांड यहाँ पहुंच गया है, इसका इतना टर्नओवर है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसके पीछे के जो चैलेंजेस है वो कोई नहीं देख पाता। So real life, entrepreneurial life is very challenging in the first few years, obviously. जब तक आपका सब कुछ रेगुलेट नहीं हो जाता, बहुत चैलेंजेस आते हैं। So that is something that nobody knows. तो सक्सेस के पीछे के चैलेंजेस क्या है? राइट। तो सेल्फ डाउट कभी फेस किया आपने इस इंडस्ट्री में? सर देयर आर मोमेंट्स जब आपको सेल्फ डाउट आता है, आपको लगता है पता नहीं अब क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, कई क्वेश्चंस उठते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं ये डिसीजन सही है कि नहीं, पता नहीं एम्प्लॉय के लिए सही है कि नहीं, पता नहीं क्लाइंट क्या सोचेगा, इज इट करेक्ट फॉर देम, व्हाट इफ अगर कई बार एंड मोमेंट इमरजेंसीज आ जाती है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे हो आप, उस केस में आप क्या करोगे? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नो आर देयर। रिकवर कैसे कर सकते हैं, खुद को समझा कैसे सकते हैं? सर ऑलवेज अगेन पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेशेंस टाइम के साथ एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपने आप सिखा देती है। और जहाँ तक बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना, ये सब स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट कम्स, बट अगेन यू नीड टू बी पॉजिटिव कि आप कर रहे हो वो, यू आर एटलीस्ट लर्निंग समथिंग। Every time you lose a client, you are learning something new for the new client. आप आज एक क्लाइंट लूज करते हो, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी लर्निंग छुपी होती है जो आपको आगे 4 क्लाइंट्स बनाने में हेल्प करती है। अच्छा, तो फाउंडर होने में सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट क्या है जो डे टू डे लाइफ में झेलनी पड़ती है? सबको ही झेलनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग इज वन थिंग, बिकॉज कई बार आपको लगता है कि नोबडी can help you out in that, because decision तो आपको खुद ही लेना है। As a founder you have to take major decisions and it is very important that you think very calmly and take those decisions, क्योंकि वो सबको impact करेगा। और सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या रहा है अब तक में एंटरप्रेन्योरशिप में? To be very very calm and patient and think about every single thing before taking a decision. So अगर आपको एक कंपनी में डिसीजन मेकिंग करना है तो नंबर 1 यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड काम। नंबर 2, नेवर टेक अ डिसीजन इन हरी।
अगर आपको डिसीजन लेना है कभी भी ऐसे जल्दबाजी में मत लो, बिकॉज इट इज अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व विद यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। एक फाउंडर का अकेले का डिसीजन खुद का नहीं होता, वो पूरी कंपनी का होता है, उसके क्लाइंट्स का होता है, उसके एम्प्लॉइज का होता है, इट इज फॉर एवरीबडी। So patience is something which I have learned, and I would say that every entrepreneur learn. ओके, तो मान लो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में किसी को स्टार्ट करना है तो कितना फंड लेके चलना चाहिए, या लो से लो कितना चाहिए? Sir, funds corporate gifting में if you go for vendorship management, vendor management के लिए आप you can start it for as less as 40,000, 50,000. ओके, So to start with, but then to scale up, obviously you need funds जो कि कहीं ना कहीं आपके recurring orders, relationship management जिसके through recurring orders आते हैं, वो जब आप सीख जाते हो तो फिर वो cash flow आने लगता है, and then you can maybe scale up. So the minimum investment is like 40,000 for corporate. और स्टार्ट करते ही सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है किसी का? Sir, clients choose करना. So again, clients choose करना is also a very is something that you learn with time, क्योंकि कोई भी client सही या गलत नहीं होता, but आपके business में आपको क्या profit और क्या loss आएगा या फिर आप कितना कर पाओगे is very important. So you need to do a background check of the client. Supposedly you enter into corporate gifting, आपने एक client पकड़ा, you are good with them and you are maintaining a relationship, you are procuring orders for them, right? और आपको पेमेंट इश्यूज आ गए सपोज, because there are companies जिसमें डिले हो जाता है, वो उनकी गलती भी नहीं है, वो आपकी गलती भी नहीं है, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो पॉलिसीज है वो बहुत क्लियर है, आपके जो पेमेंट टर्म्स है वो बहुत क्लियर है, वो तो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा. सो दिस इज द मेजर मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू. जो नया कंपनी स्टार्ट करते हैं उनके टर्म्स, उनके पेमेंट टर्म्स, उनके रूल्स बहुत क्लियर नहीं होते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रैटेजाइज दोज रूल्स. ओके, मान लो कोई क्लाइंट छूट जाता है, किसी से लूज हो जाता है, तो उसके बाद क्या लर्निंग मिली आपको? सो देयर आर लोगों को भी क्या लर्निंग लेनी चाहिए? लर्निंग्स, क्योंकि सर एक तो हार्ट ब्रेक बहुत होता है बिकॉज यू आर वेरी अटैच्ड टू योर क्लाइंट्स ऑब्वियसली. सो कभी अगर कोई क्लाइंट आपका लूज हो जाता है, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से मेरा क्लाइंट लूज हुआ, एंड व्हाटएवर द गैप इज आप कोशिश करते हो कि वो आगे रिपीट ना हो. इट कैन बी एनीथिंग, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स. हो सकता है आपके लॉजिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम रही हो सकता है आप टाइमली डिलीवर ना कर पाए हो, आप उसके बारे में सोचोगे कि अगली बार मैं क्या करूं. हो सकता है मैं क्लाइंट को 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके चलूं सो दैट इन वर्स्ट केस अगर कुछ होता है तो वी हैव अ बफर ऑफ 2 days. So it's simple small learnings. तो sir, that is why I said relationship building and relationship management is very important. मैं हो सकता है अपना बिजनेस लूज कर दूं, बट जो मेरे लोग होंगे, जो मेरे पीपल होंगे, जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, जो मेरे वेंडर्स होंगे, दे विल स्टिल बी विद. सो वो रिलेशनशिप के थ्रू मैं बहुत इजीली बिजनेस को दोबारा रिवाइव कर सकती हूँ. सो हेंस वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग इज आप, और इमेजिन क्रिएशन का वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूज इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि आप अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने कलीग सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलते हो. So that is really of help. Okay, तो सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा कौन सा सेक्रीफाइस है जो लोगों को दिखता नहीं पर होता है, डेली हो रहा है, लोग कर रहे हैं? सर सक्सेसफुल होने के बाद एक तो सक्सेस की डेफिनेशन लोगों की सबकी अलग अलग होती है. कुछ लोगों के लिए पैसा सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए पीस सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए पैसा विद पीस सक्सेस है. So if I consider success as everything that I have just spoken about, तो आप कहीं ना कहीं अपनी दुनिया से अलग होने लगते हो. अपनी पर्सनल लाइफ में आपको कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. हो सकता है आज मेरी फैमिली में किसी का बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशन है, किसी के घर में कुछ फंक्शन है, एंड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई माइट हैव टू मिस दैट. सो आप अपनी फैमिली को कम टाइम दे पाते हो. दीज आर स्मॉल लिटिल चैलेंजेस दैट यू फेस, दे आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन. वो कहीं ना कहीं थोड़ा हैम्पर होती है. So these are the things that you miss out on. तो एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है,
तो क्या ऐसा माइंडसेट रखना सही है? सर, एंटरप्रेन्योरशिप आप तब कर सकते हो जब you have some patience, you have an idea in mind, and you know that I can do this through these channels. आपके माइंड में एक थॉट होना, बहुत क्लियर थॉट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद एवरीथिंग कैन बी लर्न. तो इफ यू हैव अ थॉट इन माइंड, इफ यू हैव अ क्लियर आइडिया इन माइंड, आपका विजन और मिशन क्लियर है, तो आप जरूर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो. डिपेंड्स हाउ यू लर्न एंड हाउ यू टेक criticism. So if somebody criticizes, you should take it in a positive way. So progressive criticism, जिसे कहते हैं. So that is what it is. All the game of mindset. Right. तो वैसे एंटरप्रेन्योर लोग बनना क्यों चाहते हैं? क्या मेनली होता है लोगों का पर्पस जनरली? तो जितने लोगों से मैंने बात की है या जितना मैंने समझा है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को फ्रीडम से रिलेट करते हैं. कि हम अगर एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे तो हमारा कोई बॉस नहीं होगा, वी विल बी फ्री एंड बट विद एंटरप्रेन्योरशिप कम्स रिस्पांसिबिलिटी. बहुत बड़ी बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं. एंड ऐसा नहीं है आप एकदम ही फ्रीडम में जी रहे हो. दैट इज समथिंग दैट पीपल थिंक, बट दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं होता है आप एकदम फ्री होके जी रहे हो, अपने आप आपका काम चल रहा है. दिस एंड दैट you have a lot of responsibilities to take. So it's a myth that entrepreneurship is equal to freedom. Right. Okay. For me, success is money plus, success is all fame, name plus peace. So for me, all the things combined together make success. Peace तो होना चाहिए. Peace तो होना चाहिए. Sir, why I said money and name and fame is because if you want to grow, अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, so what will you do? You will need money, you will need name, you will need relationships, you will need peace of mind. So everything is equally important if you want to be a good entrepreneur. अच्छा, तो मान लो एक 20 ईयर पर्सन है, मान लो आप ही 20, जब आप 20 साल के थे, तो अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो एडवाइस लोग अभी ले सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते? I would advise my 20-year-old self कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए I cannot do this. आपको लगता है आप में स्पार्क है, आपको लगता है मुझे ये करना है, give it a try. आप कर पाओ नहीं कर पाओ, you will at least have some learning out of it and it will really help in your life. Another advice, very important, I would give to my younger self would be कि कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो. आप अगर कंसिस्टेंटली किसी काम को करते रहते हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, बट यू विल नेवर फेल. दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स आई हैव गॉट. इमेजिन क्रिएशन को आफ्टर 5 years आई वुड वांट इट टू बी वन ऑफ द इंडियाज, एटलीस्ट इंडियाज बिगेस्ट कंपनीज wherein relationships are built and employee relationship management is taken care of. So I just don't want, that is why I called ourselves corporate gifting partners rather than vendors, right? Because we want to create a company जहाँ पे कि relationship and employee management के ऊपर हम काम करें, ना कि सिर्फ गिफ्टिंग और वेंडरशिप. ओके, तो सबसे लोनली मोमेंट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में? Decision making. As I mentioned, decision making because you have to do it on your own. There's nobody to help you out, and ultimately decision आप ही का है. Some people can give you advices, but ultimately decision आप ही को लेना. That is a chilling moment when there's a decision to be taken जिससे बहुत लोग impact हो रहे हैं, या फिर आपकी कंपनी का बहुत बड़ा decision. It's really difficult. It's really tough. तो बहुत लोग डिसीजन जैसे जॉब में होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे स्टार्टअप करना है, और वो सोचते रहते हैं और घुटते रहते हैं जॉब में ही, वो छोड़ते नहीं हैं सेफ्टी की वजह से. तो क्या स्टेप हो सकता है कि दोनों काम हो जाए, मतलब जॉब भी हो, कुछ टाइम करें, फिर अपना स्टार्ट कर पाए एटलीस्ट? जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप स्लोली ग्रो करोगे बट आप कर जाओगे. अगेन, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, जॉब के साथ कर रहे हो,
and you have the passion for that thing, you will definitely make it up to it. तो ऐसा नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हम कुछ और नहीं कर सकते. धीरे होगा, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होगी, बट होगी इफ इट इज कंसिस्टेंट. राइट. और जो लोग ये बड़े बड़े सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और कई साल अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्या इस तरह का पाथ चूज़ करना सही है, या 1-2 साल में ना हो तो अपना हटो, निकलो, कुछ अपना शुरू करो? सर सबकी एस्पिरेशंस अलग होती हैं, सबकी क्वालिटीज अलग होती हैं, और सबका काम करने का तरीका अलग होता है. सो अगर मेरी एस्पिरेशन है दैट आई वांट टू ट्राई दिस, आई विल डेफिनेटली डू इट, एंड आई विल एडवाइज पीपल टू डेफिनेटली गो फॉर इट. जितना आप करना चाहते हो उतनी कोशिश करो. When it comes to आप क्या कर सकते हो, you already know आप क्या कर सकते हो. For example, अगर मुझे कोई बोले I can write, okay, I can write poems, I'm very creative. But अगर कोई मुझे बोले कि तुमको जाके स्पोर्ट्स में तुमको क्रिकेट खेलना है, I cannot do that because I have never learned and I don't have interest for it. अगर मैं मेहनत करके सीख भी लूँ तो मैं 4 दिन करके 10 दिन करके मैं छोड़ दूंगी उसको, because I don't have interest in that. So whatever demands your interest, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जितना आप जो चीज कर सकते हो, यू ऑलरेडी नो दैट एंड यू आर गुड इन, यू नो, यू आर ग्रोन अप इनफ टू आइडेंटिफाई कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो. बस ये कभी मत सोचो कि ये नहीं होगा, जस्ट ट्राई फॉर इट. ओके. अच्छा, मान लो किसी ने इसमें स्टार्ट भी कर लिया, तो सबसे महंगा मिस्टेक क्या कर सकता है? बहुत सारे पैसे जल जाएंगे उसमें. गलत क्लाइंट चूज करना. अच्छा. एज आई मेंशन. और जैसे ऐड वगैरह में बहुत लोग पैसे लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. सर एडवर्टाइजमेंट इज अगेन, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ब्रांड टू कम इनटू पिक्चर एंड लाइट. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि एड में पैसा लगाना गलत है, बट उसको सही तरह से लगाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो धीरे धीरे करके वो आपका ऑडियंस आप फिगर आउट कर पाते हो, वो चैनल बन पाता है वेयर इन यू कम टू नो कि मेरी ऑडियंस मेरे पास कैसा है. सो एड में पैसा लगाना इज जस्ट अ लर्निंग. आई वोंट से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और मनी. ओके. और इसमें लेट पेमेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स लेट पेमेंट करते हैं, कैसे डील कर सकते हैं? होता है, डिलेड पेमेंट्स होती हैं, बट योर कंपनीज टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर. यू शुड हैव अ स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ योर टर्म्स एंड रूल्स. जो मैंने पहले भी कहा, आपके रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए. और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन कंपनी का एक कल्चर बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी में क्या कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं. जैसे मैं अपनी कंपनी में रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करना चाहती हूँ. दैट इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ माय कंपनी. अच्छा, तो मान लो ऑर्डर मिली तो एडवांस पेमेंट पहले लेना सही रहता है, सेफ रहता है, या फिर प्रोसेस? सम काइंड, या सो सम अमाउंट कैन बी टेकन इन एडवांस for sure for procurement, because you're procuring the products on your end, so it is very fair to ask for 40 to 50% of the payment in advance. Terms बहुत क्लियर आपको रखने चाहिए. अगर आपका किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है, who already have their terms, you should have it all documented. ऐसा नहीं है कि आप बोलने पे काम कर रहे हो, right? If companies have their own terms, you should also understand those terms, but everything should be on papers, documented. अच्छा, तो सबसे ज़्यादा खराब, मतलब बहुत ही बेकार गिफ्ट जो होता है, जो आजकल कंपनीज देती है, जो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए, कौन से हैं? सर मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि वो हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो, किसी के लिए यूजफुल ना हो, बट वन शुड ऑब्वियसली फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कि आप जो चीज दे रहे हो एटलीस्ट उसकी क्वालिटी अच्छी हो. क्वांटिटी पे हम फोकस नहीं करना चाहिए कि भाई बहुत सारी चीजें इतने पैसे में आ जाएंगी और बहुत सारा सामान आ जाएगा, मैं एक ही जगह 4 चीजें दे देती हूँ या दे देता हूँ. नो, ये वन थिंग दैट इज यूजफुल. अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग कितना हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में? सो पर्सनल ब्रांडिंग रियली हेल्प्स. जैसे मैंने कहा, कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कस्टमर को, क्लाइंट को, एम्प्लॉय को, सबको स्पेशल फील कराते हैं. तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस वही है ना, गिफ्टिंग. तो दैट इज व्हाई. जो एम्प्लॉयज
फाउंडर की जो स्ट्रगल्स हैं वो क्या समझ सकते हैं? वो तो सोचते हैं कि मालिक अपना बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, हमें इतना सा दे रहा है पीनट्स और बस। तो सर जहाँ ये बात आती है तो ट्रांसपेरेंसी कंपनी में होना इम्पोर्टेंट है। आप सब कुछ नहीं बता सकते हो, बट देयर इज वन थिंग दैट यू स्टार्ट your company with a transparent policy that everything is transparent between the founder and the employee. But again, लोग has to understand कि बीच में बहुत सारी costs होती हैं, जैसे operational costs है, आपका purchase है, logistics है, packaging है, so there are a lot of costs. So अगर आप मुझे बोलते हैं कि I want 100 gifts, जो कि ये है, ऐसा नहीं है कि हमने जो खरीदा वही हमारी cost लग रही है, उसके पीछे लॉजिस्टिक्स, उसका ट्रैवल, उसकी पैकेजिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। सो वो एम्प्लॉय और फाउंडर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहना कि भाई देयर आर मल्टीपल कॉस्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। अगर मैं उनको नहीं बताऊंगी, उनको नहीं पता है, राइट? अगर उनको नहीं पता है तो वो गलत सोचेंगे। सो इट्स जस्ट दैट द इंफॉर्मेशन हैज टू पास। बाकी उसके बाद अगर एम्प्लॉय वांट्स टू थिंक एनीथिंग और द फाउंडर थिंक्स इट द अदर वे, इट्स देयर पर्सनल चॉइस। Yes, this can be done to maintain transparency. अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को चैलेंज ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मेन? Yes, women entrepreneurs के लिए चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना अगेन, क्योंकि उनके कनेक्शंस, आई डोंट नो हाउ इट इज इन द एलीट सिस्टम्स, बट जो मिडिल क्लास पीपल है उनके कॉन्टैक्ट्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, एंड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू गेट द प्रोक्योरमेंट डन इज अ बिग चैलेंज फॉर अ वुमन। सो वो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रोक्योर करना, वहाँ डिलीवर करना, वो इनिशियल फेजेस में इट क्रिएट सम प्रॉब्लम, बट देन इट कैन बी सॉल्व। अच्छा, फैमिली को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा वो होता है, तो आपको ये फेस करना पड़ा था या स्मूथली हो गया था? मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी, बिकॉज माय पेरेंट्स आर रियली वेरी सपोर्टिव, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। तो जहाँ तक काम की बात है, दे आई हैव ऑलवेज गॉट अ फ्री हैंड कि तुमको जो करना है तुम करो, तुम एक्सप्लोर करो, whatever you do we are with you, and I have always been very sincere when it comes to my work. So उनको मेरे पे कहीं ना कहीं, मेरे को उन पे ट्रस्ट था कि अगर मैं ये करूंगी तो मुझे करने देंगे, and they also had a trust कि अगर हम करने देंगे तो वो कर लेंगे। So I never faced that challenge in person. पॉडकास्ट देखे और अभी स्टार्ट करें तो पहले 90 दिन का क्या होना चाहिए स्टेप्स? 3 महीने में इतना तो हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने में आपको मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि अगर आपके पास, सबसे पहले आपका माइंड मेकअप होना कि आपकी नीश क्या रहेगी, व्हाट काइंड ऑफ मार्केट आर यू गोइंग टू केटर टू, आपका टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, क्या आप एलीट सेगमेंट चूज करते हैं, क्या आप कॉर्पोरेट चूज करते हैं, या आप इंडस्ट्री चूज करते हैं, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, वहाँ लेबर क्लास होती है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड्स अलग होती हैं। कॉर्पोरेट्स में देयर आर एम्प्लॉइज, उनके लिए यूज केस अलग होता है, एलीट में एकदम ही अलग होता है। सो वो फिगर आउट करना कि आपकी ऑडियंस क्या रहेगी, प्लस आपको अगर प्रोक्योरमेंट करना होगा तो आप किस चीज का और कहाँ से करोगे, is something that takes time. It took us almost 1.5 years. अच्छा, Right. okay, it takes time. Almost The 1.5 planning stage and right, and vendorship management takes time, wherein you get to know कि हमारे पास ये products रहेंगे, आपके पास कुछ samples होंगे जो आप display करोगे, you'll show to the clients of this. So procuring those samples, building connections with the vendors, वो सब चीजें, और you can side by side run a pilot project. तो 1.5 साल में आप ये करते करते एक पायलट प्रोजेक्ट छोटा सा रन कर सकते हो, wherein you get to know the challenges you could face and उनको कैसे आप सॉल्व करोगे उसके बारे में आप जानकारी ले सकते। ओके, आसान प्रोडक्ट्स कौन से होंगे जो बिगनर स्टार्ट कर सकता है? I would recommend stationery items, for example bottles हो गए। Corporate gift sets are very easily available in the market, but आपको ये सर्वे करना है कि आपको क्या अपने क्लाइंट के लिए या एम्प्लॉय के लिए करना है। तो आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, तो उसका सर्वे करना इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, मग्स हो गए, कॉर्पोरेट गिफ्ट सेट्स हो गए, डायरीज हो गए, दीज आर द इजी प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट विद।
और मार्जिन सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट में आएगा? मार्जिन डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो, आप वेंडर से कितना कॉम्पिटिटिव प्राइस में ले सकते हो और कितना आप जेन्युइन प्राइस में क्लाइंट को दे सकते हो. सो इट ऑल डिपेंड्स, इट इज द एंटायर प्रोसेस एंड अ साइकिल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो अच्छा, ऐसा मार्जिन का अगेन आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, वो आपके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है. दैट इज आई मेंशन्ड कि रिसर्च उस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट, वहीं से आपके मार्जिन का. और क्लाइंट लेने के लिए सबसे बेहतर मार्केटिंग चैनल हो, या फिर जैसे रील्स बना के लोग क्लाइंट लेते हैं, या लिंक्डइन है प्लेटफॉर्म बढ़िया, तो कौन सा ऐसा So when it प्लेटफॉर्म? comes to social media platforms, LinkedIn is the best option for a B2B market when it comes to corporate gifting. अच्छा. So you can reach out to the startup founders, you can reach out to HR managers. आप अपना funnel बना सकते हो कि अगर मुझे employee onboarding के लिए requirement चाहिए तो वो मैं किसको दे सकता हूँ, या अगर मेरे को clients के लिए जाना है तो you can reach out to startup founders obviously, क्योंकि वो client से deal करते हैं, right? अगर आपका कोई department head है वो क्लाइंट से डील करते हैं तो आप डिपार्टमेंट हेड को अप्रोच करोगे. सो यू कैन चैनलाइज दैट, आप उसको अलग अलग बाइफरकेट करके यू कैन रीच आउट टू पीपल दैट. तो ज़्यादा फोकस लिंक्डइन पे कर सकते हैं. और कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड आउटरीच, इन दोनों में इफेक्टिव ज़्यादा क्या है, हेक्टिक ज़्यादा क्या है? कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड आउटरीच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट आउटरीच इन टर्म्स ऑफ ईमेल्स और वो कह रहे हैं आप, DM, मैसेजिंग yes, एंड yes. ईमेल. ऑलराइट. So cold calling I think helps more than cold reach out when it comes to fixing the meeting. Whereas अगर आपको अपने ब्रांड का बार बार नाम पॉप अप कराना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे जोमेटो के मेल्स आते रहते हैं दिन में, तो आपको पता है जोमेटो इज अ कंपनी, राइट? आपको क्लिक करता है कि आज मुझे खाना ऑर्डर करना है, कहाँ से करूँ, अरे जोमेटो, राइट? सो अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है तो ऑब्वियसली दोज मैसेजेस एंड ईमेल्स वुड हेल्प. Right. और अगर आपको मीटिंग्स फिक्स करनी है, इफ दैट इज योर अल्टीमेट मोटिव, यू वांट टू मीट पीपल, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम, कॉलिंग हेल्प्स. अच्छा, सप्लायर, बढ़िया सप्लायर कैसे खोज सकते हैं जो रिलायबल हो, इफेक्टिव हो? क्योंकि मुझे क्लाइंट को थोड़ा कम उसमें देना है बिकॉज देयर बजट इज लेस. सो इट डिपेंड्स कौन सा क्लाइंट, कौन सा सप्लायर आप चूज करो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर मान लो बल्क ऑर्डर आ गया तो ऑपरेशंस कैसे मैनेज होते हैं, जो लोग पहले से उनको आइडिया रहेगा कि ऐसे तो होना है? सो ऑपरेशंस में देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स. आपका फाइनेंस इज अ डिफरेंट वर्टिकल. तो ऑपरेशंस में बेसिकली देयर आर डिफरेंट फाइल्स दैट यू नीड टू मैनेज. आप एक्सेल में बहुत अच्छे से उसको बना सकते हो. वेंडरशिप डिटेल्स, कि आपको कौन से वेंडर से क्या क्या सामान लेना है, कैसे कैसे लेना है, इज इन अ डिफरेंट शीट. देन यू हैव योर क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट इन अ डिफरेंट शीट. There should be a proper detailed format wherein आपका क्या sales हो रहा है, क्या profit बन रहा है, क्या loss हो रहा है, that should be checked on regular basis. So it should be very well strategized. तो उस तरह से उन चीजों को document करके रखना and check करना regular basis पे is important. That is how it happens. And when it comes to procurement and delivery, तो पूरा it's a channel through which it happens. तो पूरा process आपका strategize होता है. ओके. और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी चाहिए, रिसर्च वगैरह, फिर राइट प्राइसिंग करें, सब मैनेज हो जाए? प्राइसिंग के लिए यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड अ फॉर्मूला कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है प्लस योर पैकेजिंग प्लस लॉजिस्टिक्स प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस योर मार्जिन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. अच्छा. मार्जिन्स अगर आप बात करें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, इट कैन रेंज फ्रॉम 15 to 40%. So it depends how much the product costs you and कितना आप मार्जिन उसमें लेके चल सकते हो, कितनी क्वांटिटी है उस पर भी मार्जिन्स डिपेंड. तो इस इंडस्ट्री में लगभग एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 15 to 40 डिपेंड्स, वेरीज. और जो डिस्काउंट मांगने वाले होते हैं उसको कैसे हैंडल करते हो? डिस्काउंट का कुछ ऑफर वगैरह अलग से आपका रहता है उसमें? सर रखना चाहिए, कोई बेनिफिट मिलता है इससे सेल्स में? सो बेसिकली
if you are providing quality to the client, you can always convince them on the quality, right? So as I mentioned, जरूरी नहीं अगर client discount मांग रहा है तो आप उसको discount ही दोगे. You can always tell them the qualities, and you can always tell them how the product is very beneficial and useful for them. उसमें क्या अलग है जो आप उनको दे रहे हो. मार्केट में क्या बिकता है, जो अलग है वो बिकता है. मार्केट में क्या बिकता है, जो अच्छा है और जो यूजफुल है वो बिकता है, राइट? सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज कन्विंस देम. इट्स मोर अबाउट कन्विंसिंग देन प्रोवाइडिंग डिस्काउंट. जब बहुत लोग कंटेंट बनाने में फोकस करते हैं और उसमें फंस के रह जाते हैं. कंटेंट बना, पहला सोलो फाउंडर है मान लो, अभी स्टार्ट किया, तो कैसे मैनेज करे कंटेंट भी और Obviously, you should first go for relationships and you should get connections first. Connections के बाद you can focus on content. But again, अगर sales नहीं होगी, you will not get the regulatory funds for all these tasks. For example, content creation or posting or ads or anything else. पहले client आएगा तभी आपके sales होंगे, तभी आप आगे process कर पाओगे. So clients are more important. और उसके बाद जैसे सोलो फाउंडर है, अब उसको पहला एम्प्लॉय हायर करना है, तो किस डोमेन में होना चाहिए जो ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मैक्सिमम हेल्प? अगेन इट डिपेंड्स. आपका जो फाउंडर का टास्क है, जो कि रेपिटेड टास्क है एंड समथिंग दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय एनी अदर पर्सन, वो आप ले सकते हो. सो अगेन एवरी फाउंडर हैज देयर ओन एक्सपर्टीज. कोई फाइनेंस में है तो कोई किसी बैकग्राउंड से है तो कोई किसी बैकग्राउंड से है, राइट? सो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड वो चीज आप हैंडल कर सकते हो, राइट? बट देयर आर प्रोसेसेस जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, जो कि आपका रेकरिंग है, बार बार हो रहा है. आप उसकी जगह अगर आप स्केल अप पे फोकस करोगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू. सो आप वो आइडेंटिफाई करके यू कीप दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट. अच्छा, कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज़ किया जिससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है इसमें? स्ट्रैटेजी आई वुड से इन सेल्स, जो मैक्सिमम सेल्स आ रहे हैं उससे. ओके, सेल्स के लिए अगेन रेगुलर फॉलोअप्स विद क्लाइंट्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके जैसे जैसे रिकरिंग ऑर्डर्स रहेंगे आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो, राइट? इफ आई सपोजेडली इफ आई हैव 25 clients, I should have at least retention of 60%. कि मेरे वो ही clients मुझे recurring orders दे रहे हैं, rather than getting new clients every new day and then not maintaining relationships. सब नहीं पता थी. अगर पता होती तो लाखों रुपए बच सकते थे. In terms of choosing the cost correct cutting. client, again, Okay. it comes with your dealing with the clients. तो जैसे जैसे आपको क्लाइंट्स आते जाते हैं, आपको पता चलता है कि किस टाइप के आपको क्लाइंट को लेना है और किस टाइप के क्लाइंट को आपको मना करते हैं. सो इट इज अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस. सेइंग नो इज इक्वली इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि कोई भी क्लाइंट आ रहा है, यू आर टेकिंग देम, सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल. और इनिशियली कोई भी घर से स्टार्ट कर सकता है ये बिजनेस? बिल्कुल. सो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम होम ऑल्सो. You can start this business along with your job from home as well. क्योंकि आपको अगर वेंडरशिप इन्वेंटरी रखना है, so it is very easy for you to maintain all that digitally. उसमें आपको कहीं पे स्टॉक नहीं रखना है. You don't need to keep a lot of things somewhere, और आपको बहुत बड़ा सा स्टोर या वेयर हाउस की जरूरत नहीं होती. That is why it can be done digitally. Okay. हाँ, तो अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो कहीं और से वो शिफ्ट हो सकता है. या सॉरी, मतलब एक जगह से आपने ऑर्डर लिया किसी से, दूसरी जगह वो बनवाया, तो जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है उस तरह का कर सकता है कोई भी. ड्रॉप शिपिंग कैन डेफिनेटली बी डन, ताकि आपके लॉजिस्टिक्स का भी बहुत ज्यादा कॉस्ट ना आए. क्योंकि जैसे कोई भी सोसाइटी में रहता है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में रहता है, तो बार बार अप्रूवल का वो होता है, चक्कर होता है. सर, इट इज अ B2B मार्केट, तो आपका वो जाएगा सीधा कंपनी में. तो इट इज नॉट दैट आपका लॉजिस्टिक्स आपके घर पे आएगा, राइट? योर ड्रॉप शिपिंग विल नॉट हैपन एट योर होम. इट विल हैपन इन द इंडस्ट्री और मे बी इन योर कंपनी, राइट? सो इट इज डन फ्रॉम द वेंडर टू द क्लाइंट. ओके, तो फास्ट रैपिड फास्ट राउंड है ये, तो इसमें फास्ट मैं बोलूँगा और फास्ट आपको जवाब देना.
मनी या पीस, Peace. बिजनेस या जॉब, Business. ट्रस्ट या टैलेंट, Trust. नेटवर्क या नॉलेज। Network. एक लाइन जो एंटरप्रेन्योर्स को सुननी चाहिए डेली। Mm, जिससे वो मोटिवेट हो जाए। be patient. Keep going. There will be times when there will be challenges, but cross them because there's a lot ahead. प्रॉफिट या ग्रोथ, Growth. ऑनलाइन नेटवर्किंग या ऑफलाइन नेटवर्किंग। Offline network. ओके, बुक्स या पॉडकास्ट। Podcast. ओके, एम्प्लॉय हैप्पीनेस या क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। Employee happiness. एक बिजनेस टूल जिसके बिना आप नहीं रह सकते। CRM. ओके, और एक एंटरप्रेन्योर जिसे आप एडमायर करते हो। Mr. Ratan Tata. वाह, नाइस। ओके, एनी फाइनल मैसेज फॉर entrepreneurs, upcoming entrepreneurs? So if you think about something, if you think about doing something, go for it. If there is something about which you have a spark, definitely go for it. Make up your mind, be patient, be consistent, keep doing it. You will definitely get where you want. Wow, That's it. nice one. Alright guys, thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय। Bye bye.